हेलो साथियों, क्या हालचाल। मैं राशिद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। तो कैसे हैं आप सभी, जल्दी से कमेंट करके बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अपने साथियों को बुलाएं। जहां तक आपके साथी फैले हुए हैं, जहां तक आपके सगा संबंधी फैले हुए हैं, मित्र हैं, महिलाएं मित्र हैं, सभी को अपने साथियों को यहां बुलाओ। उनको बताओ कि क्लासेस शुरू हो गई हैं, फ्री क्लासेस यहां चल रही हैं और कैसा बिल्कुल जीरो से हम यहाँ क्लासेस को लेकर चल रहे हैं। बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दिया जाएगा। तो उन सभी को बुलाओ। अभी पता नहीं है, कुछ बच्चों को अभी वहाँ तक हमारी ये क्लासेस पहुँचाओ। उनको यहाँ बुलाओ, अपने परिवार को जोड़ो, अपने परिवार से उनको सबको जोड़ो, परिवार को अपने बढ़ाओ, उनको परिवार से जोड़ो, उनको भी अपने परिवार का हिस्सा बनाओ। ठीक है, तो जल्द से जल्द बुला लो। तो जो हमने पिछली क्लास में लर्निंग यानी अधिगम जो चैप्टर शुरू किया था, उसमें हम अधिगम के कारकों तक यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों तक हम पढ़ चुके थे। अब उससे आगे हम शुरू करते हैं अपना ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है क्या, यानी अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम का जो स्थानांतरण है उसमें होता है जो हमने सीखा है, हमारा जो अर्जित ज्ञान है, जो हमारे पास ज्ञान है, उसको नई परिस्थितियों में या किसी अन्य के सामने हम उस ज्ञान को रखते हैं और सामने वाला उस ज्ञान को सीख जाता है, तो उसी को अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। तो इसमें कुछ चीजें आती हैं। इसमें आता है एक तो धनात्मक अंतरण, पॉजिटिव ट्रांसफर, धनात्मक अंतरण या स्थानांतरण। फिर आता है ऋणात्मक या नेगेटिव ट्रांसफर, ऋणात्मक स्थानांतरण। फिर आता है जीरो ट्रांसफर। जीरो है शून्य। जो पॉजिटिव ट्रांसफर है या धनात्मक जो अंतरण है, धनात्मक अंतरण हमारा होता है हमारा पीछे जो सीखा हुआ ज्ञान है, जो हमारा पुराना सीखा हुआ ज्ञान है और जो हम नया ज्ञान कुछ सीखना चाहते हैं, कोई चीज सीखनी चाहते हैं, और हमारा पुराना ज्ञान नए ज्ञान के सीखने में मदद करता है, तो वहां धनात्मक पॉजिटिव ट्रांसफर होता है। जैसे हम साइकिल चलाना जानते हैं, तो हमारा जो पुराना साइकिल के सीखे हुआ ज्ञान है, उसमें जो हमारा हैंडल को बैलेंस करने का जो अधिगम है, वह है हमारा अधिगम। हम यदि मोटरसाइकिल को चलाना सीखें, अभी हम मोटरसाइकिल चलाना जानते नहीं है, और हमारा जो पुराना साइकिल चलाने का ज्ञान है, मोटरसाइकिल को चलाने के ज्ञान में मदद करेगा। जैसे कि साइकिल का हम हैंडल को बैलेंस करते हैं, उसी तरह से हम मोटरसाइकिल के हैंडल को भी बैलेंस करेंगे। तो हमारा पुराना ज्ञान नए ज्ञान के सीखने में मदद कर रहा है, तो वहां हमारा धनात्मक अंतरण या धनात्मक स्थानांतरण होगा। और वैसा ही ऋणात्मक। अब नेगेटिव ट्रांसफर क्या है? नेगेटिव ट्रांसफर यानी ऋणात्मक स्थानांतरण वह है जो हमारा पुराना सीखा हुआ ज्ञान है और नए ज्ञान को सीखने के लिए वो बाधा डालता है। पुराना ज्ञान नए ज्ञान के सीखने में बाधा डालता है। वैसे ही जैसे एक बच्चा है, वो बच्चा देख करके कहता है कि जब भैंस को देखकर पूछ रहा है अपनी माता से, मम्मा ये क्या है? तो मम्मा कहेंगी ये भैंस है। अब वो दिमाग में अपने सोच लेगा कि 4 पैर होते हैं, इतनी बड़ी होती है, तो वहाँ भैंस होगी। अब जब कुछ दिन बाद या थोड़ी देर बाद उसको एक गाय दिखाई दी, उसको जब एक गाय दिखाई देगी, तो वह पूछेगा मम्मा देखो सफेद भैंस। क्या कहेगा? सफेद, क्योंकि वहां काली थी, इतनी बड़ी थी, और उसके बराबर सफेद है, तो वहां कहेगा कि मम्मा देखो सफेद भैंस। तो वहां उसकी माता उसे रोकेगी, बेटा सफेद भैंस नहीं है, यहां ये गाय है। क्या है? गाय है। तो वहां उसको कंफ्यूज हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, अरे बाप रे बाप ये क्या बला है, पहले वहां बताया था
भैंस इतनी बड़ी 4 पैर है और इसके भी 4 पैर है, वहां भी इतनी बड़ी थी, ये भी इतनी बड़ी है, ऊंचाई लंबाई सब कुछ बराबर है, 4 पैर हैं, तो ये गाय कैसे है? यहां तो ये सफेद भैंस होनी चाहिए, लेकिन फिर वो उसका जो पुराना ज्ञान था, जो उसका पुराना ज्ञान सीखा हुआ था, भैंस है इतनी बड़ी है और 4 पैर हैं, वहां उसका ज्ञान एक जगह सेट हो गया था कि वहां भैंस होगी, वहां उसको वही चीज खींच रही थी, ये गाय नहीं, ये सफेद भैंस है। अब सफेद भैंस तो उसको बार बार उसको पीछे ले जा रही थी, बार बार उसका पुराना ज्ञान जो था वो खींच रहा था उससे पीछे को कि ये सफेद भैंस है। तो वहां क्या है, वहां क्या होगा, हमारा नेगेटिव ट्रांसफर होगा। और वही चीज है हमारी शून्य में, क्या होता है, शून्य में ये न्यूट्रल होता है बिल्कुल। जैसे कि पुराना ज्ञान तुमने कुछ भी सीखा हो और नया ज्ञान कुछ भी सीख रहे हो, जो पुराना ज्ञान है और नए ज्ञान के रास्ते में ना तो बाधा डाल रहा है, ना उसको बढ़ा रहा है, ना उसमें मदद कर रहा, मतलब न्यूट्रल है, कुछ करेगा ही नहीं, नया ज्ञान है। जैसे साइकिल चलाना तुम जानते हो और कार चलाना तुम सीख रहे हो, तो पुराना ज्ञान, साइकिल चलाने का ज्ञान कार चलाने के ज्ञान में कुछ रुकावट डालेगा? नहीं डालेगा। कुछ मदद करेगा? नहीं करेगा। तो वैसे ही यहाँ शून्य है, शून्य ट्रांसफर होगा कार चलाने के लिए। कार चलाने के लिए साइकिल का जो ज्ञान होगा वहां शून्य होगा, ना तो उसमें बाधा डालेगा, ना ही उसे रुकावट देगा। तो ये हमारे जो इसके स्थानांतरण के प्रकार हैं 3 है, 3 ये हैं, और इसमें 3 अन्य आते हैं, 3 और आते हैं अन्य। ये मुख्य वाले, मुख्य ये हैं, यहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और 3 यहां हैं। तो ये हमारे मुख्य थे यानी मेन थे, और यहां हमारे अन्य आएंगे, अदर में आएंगे। तो इसमें जो है वो बायलैटरल यानी द्विपक्षीय द्विपार्श्विक। तो इसमें क्या आता है हमारा वन साइड ऑफ बॉडी टू अदर साइड ऑफ बॉडी। जैसे कि हम एक हाथ से कोई काम करना जानते हैं और उसी काम को उसी तरह से, उसी परफेक्शन के साथ दूसरे हाथ से भी हम करने लगे, तो वहां हमारा बायलैटरल आएगा। और पार्श्व में आएगा जब एक शिक्षार्थी या एक बच्चा समान जटिलता की अलग अलग समस्याओं को, लेकिन समान ही समस्याओं को हल कर पाएगा। जैसे कि मैथ का बच्चा मैथ की अलग अलग जटिलताओं को हल कर पाएगा, और मैथ से दूसरे सब्जेक्ट की कोई भी जटिलता होगा उसको नहीं हल कर पाएगा, सिर्फ मैथ ही की अलग अलग जटिलताओं को हल कर पाता है। और उसको मैथ से दूसरे सब्जेक्ट की दे दी जाए, फिजिक्स केमिस्ट्री की किसी की भी दे दे, उसको नहीं कर पाए, सिर्फ मैथ की ही अलग अलग जटिलताओं को कर पाए, तो वहां लैटरल यानी पार्श्विक होगा। समान जटिलता की अलग अलग समस्याओं को हल कर पाना, ठीक है। और यहां क्या होगा, वन साइड ऑफ बॉडी टू अनदर साइड ऑफ बॉडी। और यहां क्या आएगा, क्षैतिज में समान उम्र के बच्चों की तुलना उनके संज्ञानात्मक और भावात्मक विकास से करेंगे, तो वहां हॉरिजॉन्टल आएगा। जैसे 2 बच्चे हैं, 12 वर्ष के बच्चे हैं, उनमें दोनों में 12 साल का बच्चा है, उसके संज्ञानात्मक विकास को यानी कॉग्निटिव को देखेंगे, और उसी के इमोशनल यानी भावात्मक को देखेंगे, और उसी की तुलना जब हम दूसरे वाले 12 साल के बच्चे से करेंगे, उसके भावात्मक और उसके संज्ञानात्मक से देखेंगे, वहां जो तुलना हम करेंगे उसी में हमारा क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल आता है, ठीक है। तो यहां ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हमारी हो गई है। इसके बाद देखेंगे हम अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी के अधिगम को करते वक्त यानी कुछ भी चीज को सीखते वक्त किस बच्चे में क्या क्या दिक्कतें सामने आती हैं, क्या क्या उनमें कमियां हैं। अधिगम निर्योग्यता या लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी
अधिगम निर्योग्यता, निर्योग्यता या अक्षमता, अधिगम निर्योग्यता या अक्षमता। अधिगम अक्षमता जो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो 1963 में सैमुअल क्रिक द्वारा किया गया था। सैमुअल क्रिक द्वारा किया गया था 1963 में। और अधिगम अक्षमता का जो अर्थ है वह है कि अधिगम यानी सीखने में अनुपस्थिति, सीखने में कमी, सीखने में निर्योग्यता। अनुपस्थिति। तो इसमें जो समस्याएं आती हैं उसमें लिखने में समस्या, पढ़ने में समस्या, भाषा को समझने में समस्या, गणित में समस्या, कैलकुलेशन में समस्या, ये सब समस्याएं इसमें देखने को मिलेगी। अब एक एक करके हम देखेंगे। और इसमें परिभाषा के अनुसार ये कहा गया है यदि किसी बच्चे में एक प्रकार की समस्या है, यदि लिखने की उसमें समस्या है, तो उसकी ये गारंटी नहीं है कि उसको दूसरी किसी प्रकार की या तीसरी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। यदि उसको लिखने में समस्या है तो हो सकता है उसमें पढ़ने की समस्या भी हो। ऐसा नहीं, ये गारंटी नहीं है कि सिर्फ एक ही समस्या होगी, एक समस्या है तो दूसरी समस्या नहीं होगी। तो यहां हम एक एक करके देखेंगे। तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये हमारी अधिगम निर्योग्यताओं के कुछ भाग हैं। अलग अलग किन किन विषय में किसको क्या क्या अधिगम करने में अक्षमता यानी दिक्कत या समस्या होती है। तो उसमें सबसे पहले जो और सबसे मोस्ट आती है वो यही है, मोस्ट, ये मोस्ट है और ये इन तीन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते इनसे भी हैं, बार बार यही आती है। एक सबसे पहले है हमारी डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया यानी पठन वैफल्य। पठन वैफल्य, ये ध्यान रखना है एक चीज का, ये कभी भी हिंदी में तुम्हें पठन वैफल्य नहीं मिलेगा। वहां हमेशा डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, हाइपरलेक्सिया इस तरह से मिलेगा। हाल तुम्हें मिल सकता है हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में भी डिसलेक्सिया ही मिलेगा इस तरह से लिखा हुआ। डिसलेक्सिया इस तरह से लिखा हुआ दिखेगा। तो बेहतर है इंग्लिश में इनको याद रखना। डिसलेक्सिया, पठन वैफल्य, इसमें क्या आता है हमारा जो जिस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है, पढ़ने में सा को शा बोलता है, इस तरह से पढ़ने में जो दिक्कत आती है वो पठन वैफल्य होता है। डिसग्राफिया यहाँ लेखन संबंधी है, इसमें लिखने में जिसको दिक्कत होती है, जिसको समस्या लिखने में आती है वहाँ डिसग्राफिया होगा। और जिस बच्चे को गणित की समस्याएं होती हैं, उनको हल करने में दिक्कत होती है, गुणा भाग करने में जिनको दिक्कत आती है, वहाँ डिसकैलकुलिया होगा। कैलकुलस से कैलकुलेशन से संबंधित है, इसको समझ आना। कैलकुलेशन से कैलकुलेशन कहाँ होती है? गुणा भाग गणित में ही होती है, तो गणित के समस्याओं में डिसकैलकुलिया। हाइपरलेक्सिया में आता है जिसको बोर्ड पर, जैसे कि यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ कोई वाक्य है, कोई शब्द है लिखे हुए, उसको समझ में नहीं आते, बोर्ड पर लिखे हुए शब्द को ना समझ पाना, वहाँ हाइपरलेक्सिया होता है।
एक तो होता है कि बोर्ड पर लिखा ही मास्टर ने वो छोटा छोटा है, जिसको न जिसको देखा नहीं जा सकता, वो चीज़ अलग है। और यदि पूरी तरह से साफ साफ लिखा हुआ है और फिर भी उसको वो देख भी पूरा पा रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा, तो वहां पर होगा हमारा हाइपरलेक्सिया। हाइपरलेक्सिया और डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया होता है लेखन व चित्रांकन। यहां जो है 1 2 3 ये तीनों लगभग मिलती जुलती ही हैं। यहां भी लेखन है, लेखन के साथ लेकिन चित्रांकन, जहां चित्र बनाने में जिसको दिक्कत होती है बच्चे को, वहां अब डिस्प्रैक्सिया होता है। और यहाँ ये अप्रैक्सिया है, ये शारीरिक समस्या यानी कि सूक्ष्म गति कौशल, जो बताया था तुमसे सूक्ष्म गति कौशल, उसमें समस्या होती है, तो सूक्ष्म गति कौशल लिखने में भी हमारा आता है। तो ये तीनों लगभग मिलती जुलती हैं, मोस्ट यही है, ये भी पूछ ली जाती हैं। अगर डिस्ग्राफिया क्वेश्चन ऑप्शन में है तो पहले डिस्ग्राफिया ही लगाओगे, अगर डिस्ग्राफिया नहीं है तो तब इन दोनों में से लगाओगे। फिर आता हमारा ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी इसमें क्या है, समझने में बहुत जल्दी करता है बच्चा, बिना समझ कोई तुमने सवाल पूछा उसको और वो ध्यान से ना समझता, उस सवाल को ध्यान से समझे बिना ही एकदम से तुरंत आंसर दे देता है और वो गलत होता है। तो बिना सोचे समझे आंसर में जल्दबाजी करना, बिना ध्यान से सोचे समझे आंसर में जल्दबाजी करना, तो वहां उसमें क्या होगा, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। उसके बाद आता है हमारा अग्राफिया। अग्राफिया होता है दूसरी भाषा को लिखकर दूसरे समझाने में, जो दूसरी लिखी हुई भाषा है उसको समझने में अग्राफिया होता है। और अफेजिया होता है किसी भाषा को मौखिक में समझने में, कोई भाषा बोल रहा है उसको समझने में या अपनी भाषा को मौखिक तरह से दूसरे को समझाने में, यहाँ अफेजिया होता है। और उसके बाद आता है ऑटिज्म। ऑटिज्म में होता है ये ऑटिज्म जो विकार है, जो अक्षमता है, वो हमारे बच्चे की 3 वर्ष की आयु से देखने को मिलती है। 3 वर्ष से पहले उसकी यह बीमारी, यह कमी समझ में नहीं आती। जब वो 3 वर्ष का, लगभग 3 वर्ष का हो जाता है, तब हमें समझ उसमें आता है अटकन, बोलने में अटकना, एक ही शब्द को बार बार बोलते रहना, एक ही वर्ड को, जैसे कि हकलाना बोलते हैं इसको, हकलाना, अटकना, तो वो 3 वर्ष से पहले बच्चे के दिखाई नहीं देता। उसके बाद आता है हमारा सेरेब्रल पैल्सी, ये होता है मस्तिष्क पक्षाघात। क्या होता है, मस्तिष्क पक्षाघात। तो इसमें क्या आता है, जैसे साधारण बोलचाल की भाषा में बोलते थे लकवा पड़ जाना, तो लकवा भी हमारा इसी में ही आता है। तो इसमें क्या होता है, ये 4 भागों में आता है। एक तो बीच का लेफ्ट में होता है, या बीच से या तो राइट में होता है, ये लेफ्ट का पूरा हिस्सा आता है। जिस साइड में भी ये पड़ता है तो वो पूरा हिस्सा ही होता है। जैसे कि यहाँ से हम इसको बीच में देखें तो अगर लेफ्ट में पड़ेगा तो पूरा लेफ्ट का कुछ भी, जैसे हाथ है, पैर है, और लेफ्ट का माइंड में भी मतलब माइंड का कोई भी पार्ट आधे से जिस हिस्से में पड़ेगा, लेफ्ट के सारे पार्ट काम करने बंद हो जाएंगे, इसमें काम नहीं करता। और राइट में होगा तो उसी तरह से राइट में। और फिर होता है बीच में शरीर के बीच से, या तो ऊपर के हिस्से में होगा या फिर शरीर से बीच से नीचे में होगा। तो इस तरह से ये लकवा पड़ता है। तो उसको क्या बोलते हैं, मस्तिष्क पक्षाघात। होता मस्तिष्क से ही है सब कुछ, ये मस्तिष्क ही है। मस्तिष्क के बीच से अगर इधर हो गया, इधर का हिस्सा, लेफ्ट वाला हिस्सा, मस्तिष्क का लेफ्ट वाला इससे प्रभावित हुआ तो हमारा पूरे शरीर का लेफ्ट का हिस्सा ही काम करना बंद कर देगा। और मस्तिष्क के यानी कि माइंड के राइट वाले हिस्से है, इससे प्रभावित होगा तो राइट का पूरी बॉडी का हिस्सा काम करना बंद कर देगा। तो वहां मस्तिष्क पक्षाघात, मस्तिष्क को पक्ष में बांटना, तो वही इसका काम है। तो ये हमारी डिसेबिलिटीज हैं, इनको ध्यान से देख लेना एक एक करके, ठीक है, अच्छे से देख लेना इसका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आज हम अपना सेशन यहीं तक रखते हैं और अगले में देखेंगे हम क्या पढ़ना है। देखो, मेहनत करते रहो। मैं हर क्लास में कहता हूं कि मेहनत करो,
क्यों कहता हूं कि ताकि तुम मेहनत करो और कामयाब हो। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ पढ़ने वाला हर एक बच्चा कामयाब हो, लेकिन हर एक बच्चा कामयाब कब होगा? जब मेहनत की जाएगी। और कामयाब कौन होगा? जो मेहनत करेगा। तो मेहनत जरूर करें, किस्मत के भरोसे कम बैठें। किस्मत में देखो, किस्मत क्या है, कभी भी धोखा दे सकती है, दे भी सकती, नहीं भी दे सकती, लेकिन मेहनत कभी धोखा नहीं देती। मेहनत तुम जितना करोगे इतना ही तुम निखरोगे। मेहनत एक सीढ़ियों की तरह होती है, और जो किस्मत है वो लिफ्ट की तरह होती है। लिफ्ट कभी भी बंद, लाइट गई तो लिफ्ट बंद होगी, कभी भी बंद हो जाती है। बत्ती गुल होगी, कभी भी बत्ती गुल हो सकती है, तो लिफ्ट कभी भी बंद हो सकती है। मेहनत तुम्हारा जज्बा बहुत अच्छी चीज है। मेहनत तुम्हें सीढ़ियों की तरह है, मेहनत सीढ़ियों की तरह है। मेहनत से, और सीढ़ियां हमेशा ऊंचाइयों तक लेकर जाती है, बुलंदियों तक लेकर जाती है, और लिफ्ट कभी भी बंद हो सकती है, तो लिफ्ट के भरोसे मत बैठना, सीढ़ियों से चढ़ो।